की राजनीति में अब सिर्फ बयान नहीं, सीधा एक्शन दिखाई दे रहा है। सत्ता की कुर्सी संभालते ही मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने ऐसे फैसलों की झड़ी लगा दी है जिसने पूरे बंगाल का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। बांग्लादेश सीमा पर सालों से अटकी फेंसिंग अब तेजी से बढ़ रही है। संदेश साफ है, घुसपैठ पर अब राजनीति नहीं, कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति पर सबसे बड़ा प्रहार करते हुए मदरसों की प्रार्थना सभाओं में वंदे मातरम अनिवार्य जरूरी कर दिया गया है। बंगाल की सियासत में यह फैसले सिर्फ प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि वैचारिक बदलाव का ऐलान माना जा रहा है। यहां हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। जी हां दर्शकों, ये दो तस्वीरें देखिए। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग हो रही है, काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें अब घुसपैठ पर लगाम लगाने की कोशिश होगी। और उधर देखिए घुसपैठिए किस तरीके से अब इलाका छोड़कर खुद ब खुद भाग रहे हैं। देखिए किस तरीके से अब सरकार की सख्ती के बाद वो जो नकली नागरिक भारत के बने हुए थे, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान जो देश में आकर बस गए थे, नकली आईडी कार्ड, नकली प्रमाण पत्र बनवाकर रह रहे थे 15-20 सालों से, अब उनके जाने का वक्त आ गया क्योंकि सरकार अब इस पर सख्त कार्रवाई कर रही है। सरकार ने कह दिया है कि अब जो घुसपैठी हैं वो यहां पर नहीं रहेंगे। 10 सालों से केंद्र सरकार बीएसएफ के लिए जमीन मांग रही थी, लेकिन टीएमसी की सरकार जब थी तो जमीन मिली नहीं। अब देखिए जमीन भी मिल गई है, बांग्लादेश बॉर्डर को सुरक्षित किया जा रहा है ताकि घुसपैठिए वहां पर ना घुसें। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सरकार अब एक्शन में है और किस तरीके से शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 30 दिन के भीतर भीतर वो जो वादे सरकार ने किए थे जनता से वो पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। फेंसिंग का काम शुरू हो गया है, घुसपैठियों को चुन चुनकर निकाला जा रहा है और देखिए लॉ एंड ऑर्डर को सख्त कर दिया गया है। साथ ही साथ सरकार ने तमाम जो लाभकारी सरकारी योजनाएं थी जो अब तक टीएमसी के कार्यकाल में नहीं लागू की गई, उन सबको लागू किया गया। आरक्षण जो 17% था बेसिक आरक्षण, उसको 7% किया गया है। और देखिए करीब 66 ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी की जातियां थी जिनको जबरन ओबीसी कोटा में दाखिल किया गया था, उस पर भी अब कैची चली है। ओबीसी कोटे के तहत मिलने वाला लाभ अब मुस्लिम उपजातियों को देना खत्म, बंद हो गया है। चलिए ग्राफिक्स पर आते हैं दोस्तों। अगले आधे घंटे लगातार विशेष चर्चा करेंगे, खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले तुष्टीकरण की राजनीति पर प्रहार कैसे सरकार ने किया है, आइए ये आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर मदरसों में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे बहुत सारे लोगों को ऐतराज है, लेकिन ऐतराज क्यों? राज्य सरकार का फैसला है क्योंकि राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, धर्म प्रथम नहीं। जी हां, ओबीसी आरक्षण की समीक्षा भी सरकार ने कर दी है। मुस्लिम उपजातियों को ओबीसी कोटे के तहत मिलने वाला जो फायदा, लाभ, बेनिफिट था वो खत्म कर दिया गया है। पहले ये 7% ही था, ममता बनर्जी ने इसे 17 कर दिया था। सड़क पर नमाज पर सरकार ने बैन लगा दिया है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज की सीमा तय कर दी गई है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी के लिए नियम कायदा एक कर दिया गया है। देखिए बकरीद पर खुले में कुर्बानी पर प्रतिबंध, सड़कों पर गलियों में जो कुर्बानियां दी जाती थी बकरों की, अब वो नहीं हो पाएगी। कुर्बानी पर प्रतिबंध सरकार ने लगाया। धार्मिक भत्ते बंद कर दिए गए हैं। जी हां, इमामों मुइज्जनों को मिलने वाला, हिंदू पुरोहितों को मिलने वाला जो मासिक सरकारी मानदेय था उसे खत्म कर दिया गया है। तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, यहां पर बात है कि टैक्स पेयर के पैसे का बेजा इस्तेमाल रोका जाए। साथ ही साथ जो लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके सियासत की ढाल के पीछे लगातार छिप रहे हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जी हां, अब उनको लेकर कार्रवाई हो रही है। देखिए किस तरह से अवैध कब्जे अब सियासत की ढाल के पीछे नहीं छिप पाएंगे। उनके हौसले पस्त करने के लिए शुवेंदु सरकार के अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि बुलडोजर गरज रहा है, अवैध ठिकाने जमींदोज हो रहे हैं, कानून का इकबाल बुलंद हो रहा है। अवैध कब्जों और संदिग्ध ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई ने भी साफ संकेत दे दिया है कि अब कानून के नाम पर ढिलाई नहीं चलेगी। बंगाल की गलियों से लेकर दिल्ली की राजनीतिक तक सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या बंगाल में नया राजनीतिक अध्याय शुरू हो चुका है? यहां हम आपको 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं दर्शकों, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। अवैध जो निर्माण थे, अवैध जो कब्जा था उसको हटाया गया। कोलकाता आपको तस्वीरों में दिख रहा है, वर्धमान दिख रहा है, आसनसोल की तस्वीरें हैं, नैहाटी की तस्वीरें, हावड़ा और नंदीग्राम। ये देखिए जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर कुछ सो कॉल्ड लोग बैठे हुए थे, उनको नोटिस दिया गया। जब उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की तो सरकार ने फिर बुलडोजर वहां पर गरजा है। और यूपी की तर्ज पर देखिए जितने अवैध निर्माण हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उन सब के
घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। जो अवैध निर्माण कर लिए गए थे, सरकारी जमीनें जो 15-20 साल से लोग हड़प कर बैठे हुए थे टीएमसी के कार्यकाल में, अब सरकार बदली है तो वहां का लॉ एंड ऑर्डर भी बदला है, चीजें बेहतर दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। अवैध कब्जों पर बुलडोजर गरजाए, 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोलकाता, वर्धमान, आसनसोल, नाटा, हावड़ा और नंदीग्राम की। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने 6 तस्वीरें देख ली, आपने 2 तस्वीरें वो भी देखी कि फेंसिंग हो रही है और कैसे घुसपैठिए भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने ममता बनर्जी के अभेद्य किले को न सिर्फ ढहा दिया, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक ऐसे ज्वालामुखी को भी जन्म दे दिया जो कभी भी फट सकता है। जो दीदी कल तक बंगाल की निर्विवाद धड़कन हुआ करती थी, आज उन्हीं के घर कालीघाट में बगावत की सबसे तीखी पथकथा लिखी गई। कल तक जिस पार्टी में सिर्फ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का हुक्का चलता था, हुक्म चलता था, बाकी नेता सिर्फ सिर झुकाकर हां हां करते थे, आज उसी टीएमसी का पूरा सत्ता मॉडल ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया है। कालीघाट में बुलाई गई आपातकालीन बैठक समीक्षा में पार्टी के भीतर मचे घमासान को लेकर सरेआम बातें सामने आई है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में उन्हीं के सबसे करीबी सिपह सालारों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया है। हार की खीज अब सीधे तौर पर शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ तीखे आक्रोश में बदल चुकी है। वरिष्ठ विधायकों ने ममता बनर्जी की नाक के नीचे उनकी ही रणनीतियों और अभिषेक बनर्जी के तानाशाही फैसलों और रवैयों को लेकर ऐतिहासिक पराजय का मुख्य वजह विलन करार दिया है। हैरानी की बात यह है कि जब बैठक में तीखे बाण चल रहे थे, तब हुंकार भरने वाली दीदी और उनके भतीजे मूक दर्शक बने सब कुछ देख और सुन रहे थे। विधायकों की गैर मौजूदगी और बगावती तेवर ने साफ कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस अब बिखरने की कगार पर है। भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों और गलत सांगठनिक फैसलों ने तृणमूल कांग्रेस की साख को पूरी तरह मटियामेट कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा की क्या यह सिर्फ हार की हताशा है या फिर पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की भूमिका लिखी जा रही है। क्या ममता बनर्जी की पकड़ कमजोर हो रही है? क्या अभिषेक बनर्जी के खिलाफ असंतोष खुलकर अब सामने आ चुका है? और सबसे बड़ा सवाल दर्शकों, क्या बंगाल की सबसे ताकतवर पार्टी अब अंदरूनी बगावत की दहलीज पर खड़ी है? ग्राफिक के जरिए आपको कुछ और चीजें दिखाने और बताने की कोशिश करते हैं। टीएमसी में फूट की खबरें ऐसे ही नहीं आई हैं, चलिए बताते हैं। ग्राफिक्स पर आते हैं। बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी ने अपने आवास पर एक बैठक बुलाई तमाम विधायकों की मंथन करने के लिए। ममता बनर्जी की बुलाई बैठक में 80 में सिर्फ 34 विधायक पहुंचे। गौर करिएगा, सिर्फ 34 विधायक पहुंचे, बाकी नदारद रहे। मीटिंग में टीएमसी के 3 विधायक इतने एग्रेसिव हुए कि ममता बनर्जी और वहां पर अभिषेक बनर्जी चुपचाप सुनते रहे। कुणाल घोष, ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपान साहा ममता बनर्जी पर चिल्लाए, चीखे। बंगाल में हार के लिए विधायकों ने अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। अभिषेक के फैसलों को पार्टी पर जबरदस्ती थोपा गया जो हार की वजह बना। यह बात विधायकों ने कही है कि जबरन हमसे वो चीजें करवाई गई जो हम नहीं करना चाहते थे। तीनों विधायकों ने अभिषेक बनर्जी की अवैध संपत्तियों को लेकर भी मोर्चा खोल दिया। उनके पैसे, उनकी संपत्तियों पर भी सवाल खड़े किए। मौजूदा 43 संपत्तियों की लिस्ट का जिक्र हुआ जिसके मालिक अभिषेक बनर्जी है। विधायकों ने पूछा, फाल्टा से चुनाव लड़ने के बजाय भाग क्यों खड़े हुए जहांगीर? मीटिंग में अभिषेक के करीबी जहांगीर खान को टीएमसी से निकालने की मांग भी उठी। तो 80 में सिर्फ 34 विधायक पहुंचे। संपत्ति को लेकर विवाद हो रहा है, अभिषेक के फैसलों को लेकर विवाद हो रहा है, लेकिन टीएमसी में कलह की वजह क्या है? आपको वजह भी बताते हैं दर्शकों, उसके बाद मैं पैनल का रुख करूंगा। जी हां, वजह नंबर 1, वन मैन शो, तानाशाही मॉडल। टिकट बंटवारे से लेकर पार्टी के नीतिगत फैसले अभिषेक अकेले कर रहे थे। वरिष्ठ नेताओं और विधायकों की भूमिका आदेशों का पालन करने तक सिमट गई थी कि जो कहा जा रहा है करिए, सवाल मत पूछिएगा। जब तक पार्टी जीत रही थी तब तक असंतोष दबा रहा, लोग चुप रहे क्योंकि पार्टी परफॉर्म कर रही थी। फिर क्या हुआ? हार के बाद नेताओं का सब्र टूटा। अभिषेक के फैसलों में उठाए सवाल लोगों ने और कहा कि ये तो पार्टी बर्बाद कर रहा है। टीएमसी में पुरानी पीढ़ी बनाम नई पीढ़ी का टकराव शुरू हो गया। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के फैसलों पर विधायक नाखुश नजर आए। पारंपरिक तरीके को छोड़कर कॉर्पोरेट और टेक ड्रिवन आईपैक मॉडल राजनीति अपनाना भी विधायकों को ठीक नहीं लगा। पुराने जमीनी नेताओं को दरकिनार साइडलाइन कर दिया गया और अपने पसंदीदा चेहरों को अभिषेक बनर्जी आगे बढ़ाते रहे। इसे लेकर भी विधायक नाराज थे। टीएमसी का एक बड़ा धड़ा अभिषेक को एकमात्र उत्तराधिकारी मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है पार्टी में और भी नेता हैं जो लीड कर सकते हैं। वजह नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। अभिषेक के नाम पर 43 बेनामी संपत्तियों की लिस्ट सामने आने से पार्टी में असंतोष है। विधायकों को लगता है कि शीर्ष नेतृत्व के भ्रष्टाचार की कीमत चुनाव हार कर चुकानी पड़ी और जनता समझ गई थी कि टीएमसी अब बेवकूफ नहीं बना सकती। अगली वजह, जमीनी कार्यकर्ताओं की बात टॉप लीडरशिप तक नहीं पहुंची। यह भी बहुत बड़ी वजह थी कलह की। स्थानीय नेताओं की राय को नजरअंदाज किया गया, उनके इनपुट्स को नहीं लिया गया, उनकी राय शुमारी नहीं की गई। दर्शकों, अब इसके बाद क्या हुआ? विद्रोह का बुगुल फूंक दिया गया। क्या हुआ? फटाफट ये ग्राफिक्स भी आपको दिखा देते हैं। चलिए, किसने किसने विद्रोह का बुगुल बजाया है, उनके नाम भी जानना जरूरी है। आपको पूरा फैक्ट फिगर, पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं। क्या किसने कहा, आपको यह बताते हैं।
सबसे पहले कुणाल घोष बाबू, इन्होंने भी बहुत गुस्सा दिखाया। पार्टी में सुनने की नहीं, बोलने की आजादी वाली संस्कृति शुरू होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। स्वांतिका बनर्जी कह रही हैं, अतिन घोष कह रहे जमीनी राजनीति से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया गया। ये देखिए, तमाम बड़े विधायक हैं टीएमसी के जिन्होंने विद्रोह किया है। जहांगीर खान मतदान से पहले फाल्टा सीट से हट गए और कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, मैं अपना नाम वापस ले रहा हूं। काकोली घोष ने कहा सोशल मीडिया पोस्ट में टीएमसी ने नाराजगी दिखी है। तो ये वो विधायक है। कुणाल घोष कह रहे हैं पार्टी में सुनने की नहीं, बोलने की आजादी वाली संस्कृति होनी चाहिए। चलिए दर्शकों, अब रुख करते हैं अपने पैनल की तरफ चलते हैं और पैनल से भी अब इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालने की कोशिश हम करेंगे। स्वागत कीजिए रास बिहारी जी का, सीनियर जर्नलिस्ट है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। कर्नल टीपी त्यागी साहब आपको दिखाई दे रहे तस्वीरों में, जैन सर बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। जेबा खान आपको दिखाई दे रही है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मुखर वक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रास बिहारी जी आपके पास आ रहा हूं। जब तक पार्टी जीतती रही सिपह सालार चुप रहे, पार्टी जब हारी मंथन हुआ तो वही हुआ जो आपने कहा था। डिबेट में मेरे साथ बैठकर आपने कहा कि बीजेपी आ रही है अमित, प्रचंड बहुमत से आ रही है। आपका कहा सच हुआ, लेकिन आपने यह भी कहा था कि पार्टी भी खत्म हो जाएगी अमित, और यह कहा भी लग रहा है सच हो जाएगा। रास बिहारी जी देखिए, अगर हम 2021 के चुनाव की बात करें तो उस समय भी पार्टी के कई नेताओं ने टीएमसी छोड़ दी थी, और शुभेंदु अधिकारी तो कुछ दिन पहले ही छोड़ के गए थे, आज वो मुख्यमंत्री बने हैं। मुकुल राय 2017 में चले गए थे। ऐसे बहुत सारे नेता आए थे, लेकिन जो बाद में बीजेपी में आए, नहीं जीत पाए, तो फिर डर के कारण फिर टीएमसी में चले गए। तो ये बात बार बार सामने आ रही थी, और खास तौर पे जो पश्चिम बंगाल की नौकरशाही थी उसमें तो ये बात बार बार उठाई जा रही थी कि अभिषेक बनर्जी भतीजा यानी एबी, जब ब्यूरोक्रेसी सर्कल में ये भी बोलते थे कि एबी ही सत्ता संभाल रहे थे। ममता बनर्जी तो एक चेहरा बनी हुई थी पार्टी में भाषण देने के लिए, कुछ निर्णयों के लिए, लेकिन असली सत्ता अभिषेक बनर्जी के हाथों में। तो उसको लेके बहुत सारे नेताओं में उनके खिलाफ पहले से भी नाराजगी थी। पैसा लाओ चाहे जहां से लाओ। और अभी आप देख रहे होंगे कि सत्ता बदलने के बाद में पश्चिम बंगाल में कटमनी में, हत्या के आरोप में, हिंसा में, रंगदारी बस वसूलने के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार टीएमसी के नेता पकड़े जा रहे हैं। और खास तौर पे जो अम्फन जो तूफान आया था, उसमें भी जो राहत सामग्री थी वो भी कई टीएमसी नेताओं के घर से बरामद हुई है, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। अब आप जान सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह का राज था। 2021 के राजनीतिक हिंसा के लगातार मामले खुल रहे हैं। एक जिले में ही, एक छोटी सी जगह ही 25 से 30 मामले सामने आए हैं। तो ये बताता है कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज नहीं था, कुछ लोगों का कानून चल रहा है, और उसके खिलाफ ही शुभेंदु अधिकारी सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। अगर हम देखें तो 9 तारीख से लेके अब तक कई ऐसे फैसले किए गए हैं जो उन्होंने चुनाव में वायदे भी किए थे, और ये बार बार बातें भी उठाई। खास तौर से घुसपैठ रोकने की बात थी, भ्रष्टाचार रोकने की बात थी, और राजनीतिक हिंसा पर रोक लगाने की बात थी। सरकार ने, अगर आप देखें, घुसपैठ रोकने के लिए कल बीएसएफ के साथ सरकार ने समझौता किया, और 27 किलोमीटर पहले फेज में 27 किलोमीटर में तार लगाने के लिए जमीन देने का फैसला किया गया है। इसी तरह देखेंगे तो अब अन्नपूर्णा योजना को भी लागू करने की बात हो गई है। एक जनवरी से 3,000 रुपए देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि बंगाल में राजनीतिक जो रक्त चरित राजनीति थी वो दौर बदल रहा है। कल हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायकों ने राजनीतिक हिंसा और अपने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ एक प्रदर्शन का आयोजन किया विधानसभा में। केवल 80 में से केवल 34 विधायक पहुंचे। तो ये बताता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टूट की तरफ बढ़ रही है। अभी आपने देखा कि सांसदों में भी नाराजगी है, कई सांसदों को केंद्र से सुरक्षा दी गई है।
मैं आ रहा हूँ रासबिहारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, माफी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी अपनी बातें करें। ज़ेबा खान, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ज़ेबा, जो आरोप लगातार टीएमसी पर लगते रहे, रासबिहारी जी भी कह रहे हैं कि भाई ये दिक्कतें थी, लेकिन अब वो ज़ेबा सब दिखने लगी हैं। पार्टी के खुद के, टीएमसी के खुद के विधायक अभिषेक बनर्जी पर चिल्ला रहे हैं, पार्टी के अंदर ममता बनर्जी पर आरोप लग रहे हैं। अभिषेक बनर्जी को यह कहा जा रहा है कि भाई आपने सिर्फ अपनी मोनोपोली चलाई जिससे पार्टी खत्म हो गई। और ये बीजेपी का आरोप नहीं, ये बहुत सारे विधायकों ने ज़ेबा ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि उनको काम ही नहीं करने दिया गया। उनसे कहा गया कि भैया ऐसा है कि जाकर विधानसभा में बैठिए, हाजिरी लगाइए और घर आइए, आपको विधायक निधि मिल रही है, हम बताएंगे वो कहां आपको खर्च करना है। अमित जी, ऐसा लगता है क्या कि काम करने वाले को कोई रोक सकता है काम करने से, या जनता के बीच में जाने से, या जनता की समस्याओं को सुनने से, जनता की समस्याओं के समाधान निकालने से कोई रोक सकता है क्या? और ये तो सिर्फ मतलब एक मनगढ़ंत बातें हो रही हैं। आपको भी पता है कि जब सरकारें रहती हैं तब कोई एलिगेशंस नहीं लगते हैं, और जैसे ही वीक होती हैं या खत्म हो जाती हैं, ताकत खत्म हो जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाजपा उनके विधायकों से ये सब बुलवा दे। ये कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही ये कोई मैटर है। ये सारे विधायक कितने दिनों से कहां थे? जब सरकार थी तब कहां थे? आज सरकार खत्म हो गई, भाजपा की सरकार बन गई, है या नहीं है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं है? मतलब भाजपा करना क्या चाह रही है? और पूरा हल्ला हो रहा है कि फेंसिंग हो रही है, बॉर्डर की फेंसिंग हो रही है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आप थर्ड टर्म में हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? अगर आप सही में घुसपैठियों से डरते थे, घुसपैठियों को रोकना चाहते हैं, तो 3 टर्म, ये थर्ड टर्म, इतना दिन क्यों लग गया? आप पहले क्यों नहीं बॉर्डर में घुसपैठियों को रोके? किसकी जिम्मेदारी थी? तो सिर्फ और सब ये प्रोपेगेंडा है, देश को दिखाना चाहते हैं, बात नहीं है। अगर सही में इतने सीरियस थे तो जो घुसपैठिए घुसे देश में, वो किसकी गलती है? केंद्र में आपकी सरकार है, गृह मंत्री 2 टर्म रहे, बहुत स्ट्रॉन्ग सरकार रही, तो इस पे काम करना था। ये देश की सुरक्षा का मामला है, और जो भी फैसिलिटीज है उसमें कोई शेयर करे आके, तो ये तो आप लोगों ने अगर हुआ है तो आप लोगों ने क्यों नहीं दिया है? पॉलिटिक्स करनी है आपको। देश इतनी खराब स्थिति में पहुंच गई है। आप देखिए, हर रोज पेपर लीक्स हो रहे हैं। अभी नीट के पेपर्स लीक हुए, बच्चे ने सुसाइड किया। ये सारे मैटर्स नहीं है, सिर्फ नफरत फैलाना, नफरत करना, यही इनका मैटर, यही इनका मुद्दा है, और इसी पर ये काम करते हैं। बहुत अफसोस है कि जहां पर महंगाई, बेरोजगारी और इतनी सारी देश में समस्याएं हैं, ये छोड़कर सिर्फ आपस में कैसे लड़ा जाए, इस पर इनका फोकस रहता है। आप देखिए, अभी मोदी जी का फोटो आया है, जो विदेश गए हैं, गल्फ कंट्री गए हैं, वहां पर किस तरह जाकर गले मिल रहे हैं इतने प्यार से। और देश में क्या हो रहा है? देश में सिर्फ नफरत की बातें करते हैं, देश में सिर्फ टारगेट किया जाता है एक विशेष समुदाय को। बहुत अफसोस है ये सब देखकर, बहुत अफसोस आता है। आप क्या देश को बताएंगे कि वो जो गल्फ में जाकर आप मुस्लिम लीडर से इतने प्यार से गले मिलते हैं, अपने देश के मुसलमानों को कब गले लगाइएगा? उन्हें कब अपना समझिएगा? और उनसे कब प्यार कीजिएगा? उनकी कब चिंता कीजिएगा? ठीक है ज़ेबा जी, इस पर मैं रिएक्शन लूंगा, इस पर मैं रिएक्शन रासबिहारी साहब का लूंगा, लेकिन मैं अभी कर्नल टीपी त्यागी जी के पास जा रहा हूं। कर्नल साहब, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि वहां बॉर्डर पर फेंसिंग शुरू हो गई, और डेटा ये कहता है कि 10 साल से केंद्र सरकार बीएसएफ के लिए जमीनें मांग रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने जमीनें आवंटित नहीं की। अब वहां पर फेंसिंग शुरू हो गई, और महीना भर भी अभी नहीं हुआ है सरकार को शपथ लिए ठीक से कायदे से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर फेंसिंग हो जाएगी तो किसका फायदा है? देश का ही फायदा तो था। तो केंद्र सरकार जमीन मांग रही थी, टीएमसी जमीन नहीं दे रही थी, लेकिन देखिए अब वहां पर फेंसिंग हो रही है। आपको भी पता है कर्नल साहब कि बड़े पैमाने पर आतंकवादी और उसके बाद काउंटरफिट नोट्स वाले और ड्रग वहां से आ रहे थे खुलेआम। त्यागी जी, जब गरीब आदमी को बहुत ज्यादा दबाया जाता है और जब उसकी कमर और दीवार के बीच में कोई जगह नहीं बचती, तब वो रिटेलिएट करता है। और रिटेलिएशन को भी अगर दबा दिया जाए, वो वेस्ट बंगाल में होगा। और कैसे हुआ? क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो हमारा टोटल 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, उसमें से आधे से ज्यादा करीब 2200 किलोमीटर का बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ है। उसमें से 1600 किलोमीटर में तो फेंसिंग हो गई, बाकी की फेंसिंग के लिए इन्होंने जगह नहीं दी।
क्यों नहीं दी? क्योंकि वो पोरस बॉर्डर है और वहां से माइग्रेशन, वहां से घुसपैठियों को बुलाया, उन घुसपैठियों से उस रिटेलिएशन को दबवाया जो बांग्लादेश में हुआ। इसलिए ये मामला 10 साल तक चलता भी रहा। अब उसमें शुरू हो गया है काम। करीब करीब हर 3 किलोमीटर पे एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पोस्ट बनाई जाएगी। 27 किलोमीटर की जमीन दी गई है। जब ये पोस्ट बन जाएंगी और फेंसिंग हो जाएगी तो वहां से घुसपैठियों का आना बंद हो जाएगा। खाली घुसपैठियों का नहीं, वहां से जो ड्रग की स्मगलिंग थी वो भी बंद हो जाएगी। जो वहां से काउंटरफेट करेंसी यानी कि जो नकली नोट आते थे वो भी बंद हो जाएंगे। जो यहाँ से गाय बछड़े वगैरह वहां भेजे जाते थे वो भी बंद हो जाएंगे। यानी कि एक किस्म से क्राइम के ऊपर, अपराध के ऊपर अंकुश लग जाएगा। और ये होना चाहिए था। ये बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल की लीडर्स को पहले करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। इसलिए ये स्थिति बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई। लेकिन मैं एक फौजी ऑफिसर हूँ, हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, पर आज वाकई मन करता है कि मैं सैल्यूट करूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र को। कई बार ऐसे मौके आए जब वेस्ट बंगाल की सरकार को बर्खास्त किया जा सकता था, जब देश विरोधी कानूनों को उन्होंने लागू किया, लेकिन उसके बाद भी धैर्य से काम चलता रहा और एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बदली। और अब जो हो रहा है वो देश हित में भी है और वेस्ट बंगाल के हित में भी है, आम आदमी के हित में भी है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ये जो आतंक है, ये आतंक हो ही नहीं सकता जब तक अपनी तरफ बैठे हुए लोग, 140 करोड़ का हिंदुस्तान, उसमें 4 आतंकी बांग्लादेश से या पाकिस्तान से आए, यहाँ पे हमला करें और चले जाएं। ये तब तक नहीं होगा जब तक हमारी तरफ से बुलावा देने वाले स्लीपिंग सेल नहीं होंगे, उन्हें सपोर्ट करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर नहीं होंगे, और ओवरग्राउंड वर्कर के ऊपर पॉलिटिशियंस का एक हाथ नहीं होगा। लिहाजा केवल इतना आवश्यक नहीं है, अब ये भी आवश्यक है कि वो पॉलिटिशियंस जिन्होंने आज तक आतंकवाद को निमंत्रण दिया है, उनमें से कम एक के खिलाफ, किसी एक के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया जाए, ताकि बचे हुए लोगों को इबरत हासिल हो कि जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो राजनीति जरूरी नहीं है, सहनशीलता भी जरूरी नहीं है, उस समय एक्शन जरूरी है। ठीक है कन्नू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजबिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ेबा बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में आपने अपनी बातें, अपने व्यूज रखे। यार रुक रहे एक ब्रेक के लिए।